हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। तो कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी से बता दीजिए। और आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जो भी आपके मैथ पूछी जाती है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो है सेशन। इसमें जो है हमने आज जो पहला क्वेश्चन लिया है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया सवाल है। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको सही लगे ये। ठीक है, जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस पेन को ले लेते हैं पहले, ब्लैक है ना, ब्लैक पेन ले लेते हैं। और इसका जो टूल है वो ऐसे ही रहने देते हैं, इसका साइज छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसमें कहा गया है ए और बी की आय का अनुपात दिया है। ठीक है, तो ए और बी की जो है आय का अनुपात दिया है आपके सामने, कितना, 3:4। ठीक है, 3:4 दिया है। उनके व्यय का अनुपात दिया है कितना, 9:5। व्यय का अनुपात दिया है 9:5। क्वेश्चन क्या कहा, अब कह क्या रहा है, ये हमारा क्या है, इनकम यानी आय का रेशियो है, और ये हमारा किसका है, ये हमारा व्यय का रेशियो है, यानी जो खर्च का रेशियो है। अब आगे कहा है यदि ए की आय बी के व्यय की 3 गुनी है। ठीक है, ए की आय व्यय की आय की 3 गुनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर जो ए की आय है, यानी ए की आय कितनी दी है, 3 दी है, और बी का जो व्यय है वो कितना दिया है, 5 दिया है। अब उसने यही कहा है ना कि जो ए की आय है वो बी की व्यय की 3 गुनी है। तो अगर हम मान लें कि भैया ए की जो आय है वो 3x है, और वी का जो व्यय है, वी का व्यय है ना, ये तो कहा ना, ए की आय बी के व्यय का 3 गुना है, और वी के व्यय से हम 3 गुना करेंगे। ठीक है, वी का व्यय से 3 गुना करेंगे। अब वी का व्यय कितना है, 5 है, 5 है ना। अब किसकी इनकम के बराबर है, 3 गुने इनकम के, यानी ए की आय जो है वी के व्यय के 3 गुने के बराबर है। तो इसको हम लोग 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 3 गुना कर देंगे, और अगर इसको 3 से आप काटते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब जब 5 आ जाएगी तो उसने क्या पूछा है कि ए और बी के बीच बचत का अनुपात क्या होगा। तो बचत का रेशियो निकालना, ओरिजिनल आय निकाल दो यहाँ से, कितना आ जाएगा, 5 3 15 है ना। अब ये 5 का इसमें गुणा कराएंगे तो 5 को 20। अब जब 9 घटाएंगे 15 में तो कितना आएगा, 6। इसके बाद अगर हम 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा, है ना। अब इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी आंसर क्या आएगा, 2:5 आ जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझो। कह रहा है कि ए की आय और बी की आय का जो अनुपात है, यानी ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है 3:4। ठीक है, इसके बाद व्यय का रेशियो देखते हैं। अगर हम व्यय के रेशियो की बात करें तो व्यय का जो रेशियो दिया है वो दिया है हमारे पास 9:5। ठीक है, अब कहा गया है कि जो ए का आय है, मतलब ए का जो इनकम है, अगर इसको मान लेते हैं हम 3x है, तो वी के व्यय का कितने गुना है, 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे कितना आएगा, 3 पचे 15। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 5 आती है। अब यही x की वैल्यू इन ए और बी में गुणा करा देंगे। जैसे ए में गुणा कराएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इसके बाद इसमें कराएंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, ये ओरिजिनल इनकम हो जाएगी। अगर 15 में से 9 खर्च कर देता है ए तो कितना बचाता है, अगर 9 खर्च कर देता है तो, है ना, 6 बचाएगा। और अगर इसी 20 में से बी 5 खर्च कर देता है तो कितना बचाएगा, 15 बचाएगा। अब 6 और 15 का हमारे पास रेशियो आ चुका है, इसको काट देंगे कितने से, 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो रेशियो क्या बन के आएगा, 2:5। तो इनकी ए बी की बचत का जो रेशियो होगा कितना होगा, 2:5 होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई एक साथ अगर ए बी सी मिलकर, यानी ए प्लस
रुकिए एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी तीनों किसी कार्य करते हैं तो 3 घंटे में समाप्त होता है। उसी प्रकार ए अकेला उस कार्य को करता है तो कितने दिन में, 8 घंटों में समाप्त करता है। आगे कह रहा है बी अगर उसे काम अकेला समाप्त करता है कितने घंटे में, 6 घंटे में समाप्त करता है। तो सी कितने दिन में करेगा, तो बस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो देखो 6 8 3 का एलसीएम हम लेते हैं 24, ठीक है। तो 3 8 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ए बी की वैल्यू कितनी है, 4 3 7 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब 8, अगर तीनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं तो अगर 2 मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं तो 7 घटा दो, तो सी की फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1। और एक फ्रिक्वेंसी से अगर 24 कार्य को किया जाएगा तो आप ही बताइए कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया ना आपको। ए बी सी 3 दिन में कर रहा था, ए कर रहा था 8 दिन में, बी कह रहा था 6 दिन में। तो अगर ये कार्य कर रहे थे तो तीनों के हिसाब से अगर तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों से डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो 3 8 6 से अगर डिवाइड करते हैं हम 24 को, तो वो आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 8 दिन में कटेगा, 8 से डिवाइड करेंगे 24 को 3 और 6 से करेंगे तो 4। अब ए बी को अगर जोड़ते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी 7 आती है और तीनों की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8। अगर ए बी की फ्रिक्वेंसी तीनों से घटा दिया जाए तो सी की फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1। और 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं, है ना। देखिए इसमें कहा गया कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इसके बाद कहा गया है कि सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए हैं और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिल गए हैं। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। एक कैंडिडेट कौन सी है, अनीता, अनीता नाम की है। और एक कैंडिडेट कौन सी है, सुनीता नाम की है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये कहा है कि भाई कि अनीता को 31% अंक मिले और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अगर अनीता को पास होना था इस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई होना था तो उसको पास होने के लिए, अनीता को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, ये देख लेते हैं। 31% तो चाहिए ही चाहिए था वो, इसीलिए 31% उसको मिला है, तो वो 16 अंकों से फेल हो गई है। यदि इसको हम 16 अंक और दे देते तो अनीता पास हो जाती। अब इसी प्रकार सुनीता को पास होने के लिए सुनीता 40% अंक प्राप्त की है, ठीक है। तो 40% अंक तो प्राप्त कर ली उसने, यानी मतलब वो पास हो गई। और उसे 56 अंक फालतू मिल गए, कह रहे हैं ना 56 अंक अधिक मिले। तो 56 अंक अगर इससे कम भी मिलते तब भी सुनीता पास होती। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। यानी 31% इसको मिला है, किसको, अनीता को, लेकिन वो 16 अंकों से फेल है। तो हमने क्या किया, उसको 16 अंक दे दिए, तो ये भी पास हो गई। दयालु टीचर था, मान लो दे दिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, सुनीता की, तो सुनीता पास होने के लिए 40% अंक तो मिलना चाहिए था, लेकिन उसने 40% अंक तो लिए, पास तो हो गई। यानी 31% पास, यानी 9 ज़्यादा लिया उसने। इसका मतलब है उसे 56 अंक ज़्यादा मिले हैं। आगे कह रहा है ना 56 अंक अधिक मिले, तो 56 माइनस कर देंगे, क्योंकि 56 अंक अधिक मिले हैं। अगर 56 अंक ना मिलते तब भी पास होती। बस अब ये दोनों, ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम। समझ में आया कि नहीं। तो अब ये बताइए, अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो अंक अंक की तरफ जाएगा और ये प्रतिशत की तरफ जाएगा। तो ये जो 31 है ना, उसको हम इस 40 की तरफ ले जाएंगे और ये 56 इधर लाएंगे, 56 इधर लाएंगे। समझे। चलो देखते हैं, देखो अब तो आप समझ में आया ना कि परसेंटेज को घटाना है परसेंटेज से, यानी 40% माइनस 31 बराबर हो जाएगा 56 और 16 जुड़ जाएंगे तो 6 6 12 और 5 1 6 1 7 72 हो जाएगा। और इधर से घटाएंगे तो ये हमारे पास 9 आएगा। 9% किसके बराबर है, 72 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 8 के, है ना। अब उसने कहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है। तो भैया उत्तीर्ण होने के लिए 31% तो पहले और दो,
तो 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 31% की वैल्यू क्या होगी, 31 का गुणा करा दो, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 248 अंक तो मिले ही थे, लेकिन 16 अंक से वो फेल थी ना, तो 16 अंक और जोड़ दो। तो 248 में 16 अंक अगर और ऐड करते हैं तो 8 6 14 की 4 और 4 1 5 1 6 2 1 3, यानी इसको 364 अंक मिलने चाहिए थे। सॉरी 264 अंक है ना, एक हासिल मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था इसमें। 264 अंक मिलने चाहिए थे, तब वो पास हो जाती। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। ओके भाई, चलो एक बार और देख लो, एक बार और देख लेते हैं, नो डाउट है ना। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो परसेंट को परसेंट से पहले घटा दो, तो 9% इक्वल 16 और 56 को जोड़ दो 72, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 8। तो 31% की वैल्यू निकालो, 31% की वैल्यू निकालने के लिए 31 का गुणा करेंगे तो 8 31 गुणा 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, 248 और 16 अंक और जोड़ दो, क्योंकि पास होने के लिए 16 और चाहिए थे। तो 8 6 14 की 4, 4 1 5 6 और ये 264 अंक चाहिए थे उस विद्यार्थी यानी अनीता को, यानी पास होने के लिए। तो 200 न्यूनतम आवश्यक अंक 264 ही उत्तर आएगा इस प्रश्न का। ठीक है, क्लियर। चले आगे चलते हैं फिर, है ना। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अब जाते हैं अपनी गैलरी पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निवेशित कोई राशि 4 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपये और 5 वर्ष में बढ़कर 8400 हो जाती है। तो 6 वर्षों में समान अंक मतलब धनराशि जो मिश्र धन है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप ये देखिए कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में 1 साल का अंतर है, यानी मान लो 8,000 अभी ये है राशि और ये कितनी हो गई है, 8400 हो गई है। तो यहाँ आपको दर निकालना पड़ेगा। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखो डिफरेंट कितना है, 400 है ना। अब यहाँ पर 400 है और किससे बढ़ी है वो राशि, ये देखिए, तो 8,000 से बढ़ी है। तो 8,000 यहाँ रख दो नीचे, गुणे कर दो 100, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि 1 साल के बीच में कितने प्रतिशत की दर लगी थी। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 कट जाएगा और एक 0 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 5% की दर प्राप्त हो जाएगी दोस्त। कितनी दर प्राप्त हो जाएगी, 5% की। ठीक है, तो हम लोगों ने दर निकाल लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। मतलब पहले क्या 8,000 8400, बीच में अंतर देखना है बस, और नीचे पहले वाली राशि रखनी है, गुणे 100 काट पीट देना है, तो कितना आएगा, 5% आएगा। ठीक है, चलिए तो हमने दर निकाल लिया जो कि हमें आवश्यकता होती है, दर निकाल लिया हमने। ठीक है, अब जब दर हमारी निकल गई है तो हमको क्या करना है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, कितना पता हो गया कि भैया 5% है। अब उसने कहा 6 वर्ष के अंत में राशि मिश्र धन कितनी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, उसने कहा है कि 4 वर्ष, 84 से तो पहले है ही है हमारे पास, अब हमको 5% की दर से 2 साल का मतलब 6 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में इतनी हो गई, 1 साल का और निकाल दो, तो ये 8400 का 5% कितना हो जाएगा, ये देख लो। तो 8400 का 5% अगर निकालेंगे तो 5 को 20 और 5 40 और 2 42, 420 रुपये और ब्याज मिलेगा, 420 रुपये और ब्याज मिलेगा, है ना, मिलेगा 420 रुपये। ठीक है ना। अब इसके बाद अब देखना ये 5 वर्ष में इतनी हुई है, तो आगे कह रहा है 6 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, तो ये भी देख लेते हैं। 420 और जोड़ दो, 420 और जोड़ दो 8400 में, है ना। क्यों, समझ रहे हो ना, 1 साल का ब्याज और ही तो ऐड करना, कोई 5 साल का मिश्र धन तो दिया ही है ना, तो 6 साल में मिश्र धन क्या हो जाएगा, अब मूलधन ये है अगर 8400 तो 420 और बढ़ जाएगा, तो बस 420 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखो 8400 हमारे पास ये है और 420 अगर हम और ऐड करते हैं तो 0 2 4 4 8 और ये 8
8820 रुपये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ भी ज़बरदस्ती मगजमारी नहीं करनी है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। आपको दर पता करनी है, क्योंकि इसमें 1 साल का, अगले साल का, 5 साल का दिया है, अगले साल का पूछा है। बस 8400 का उतने ही प्रतिशत निकाल देना है जितनी दर आ जाए, और इसको उसमें ऐड कर देना है, तो 6 वर्ष का आपका मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? ओके, ऐसे करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आ गया समझ में? चलो, ना आया होगा तो फिर लास्ट में बताना, ठीक है, कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर लाते हैं। ये रहा गैलरी, और ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाटा अभी ये इधर है, एक क्वेश्चन और लेना पड़ेगा, क्योंकि डाटा पूरा होना चाहिए ना, तभी लग पाएगा। और यहाँ पर ये है इसका अधूरा डाटा, ये इधर लगा देते हैं, इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा तभी आएगा प्रश्न, वरना आएगा नहीं। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 700 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रतिशत विवरण दिया गया है। तो बीकॉम में प्रवेश लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। बीकॉम में समझिएगा, तो बीकॉम कौन सा है? ये 20% वाला बीकॉम है। अब ये बताओ 700 का 20% बीकॉम में है, और उसमें लड़कों की संख्या भी दी गई है, ठीक। तो भैया 700 अगर हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें 20% हमारे पास बीकॉम करने वाले हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 काट दो, यानी 140 विद्यार्थी बीकॉम करने वाले हैं, ठीक। अब उसने इसमें देखो बीकॉम, अब उसने क्या पूछा है? बीकॉम में प्रवेश लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर। तो भैया ये क्या है? लड़कों की संख्या का प्रतिशत है। ये बताओ बीकॉम में यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने, बीकॉम में 75% लड़कों ने एडमिशन लिया है, तो भैया 25% लड़कियों ने लिया है कि नहीं लिया? तो अगर 75% लड़कों ने लिया है और 25% लड़कियों ने लिया है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 50% का। तो 50% का अगर अंतर है, तो इस 140 का 50% कितना होगा? इसका आधा ही तो होगा। 0 से 0 काट दीजिए, 14 5 70, यानी 70 ऐसे लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर आ जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे सवाल को? फिर से एक बार देख लो, मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल में लोग फंस जाते हैं और नंबर अपने गंवा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर कहा गया कि 700 टोटल हैं, तो देखो टोटल हमारे पास इससे कंपेयर करेंगे, तो अगर 700 टोटल हैं तो उसमें ये देखना है आपको कि 20 बीकॉम कितने परसेंट हैं। तो इस टोटल में 20% ही तो बीकॉम है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, काट देंगे। तो 140 विद्यार्थी ही तो बीकॉम कर रहे हैं। अब 140 विद्यार्थी जो बीकॉम कर रहे हैं, इसमें ये देखना है लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ये क्या है? लड़कों की संख्या का प्रतिशत दिया है। बीकॉम में कितने दिए गए हैं? 75% दिए गए हैं। अगर बीकॉम में 75% लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो भैया लड़कियों की संख्या कितनी है? 25% गर्ल्स हैं। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो 50% ही तो है। तो भैया अगर 140 का 50%, मतलब है कि इसका जस्ट आधा 1/2 हो जाता है, और 2 से अगर भाग करेंगे तो 70, यानी 70 ही तो अंतर आएगा। अब समझ में आया? क्लियर? ओके, चलते हैं अगले सवाल में। चलो अगला सवाल। अरे यार क्या किया मैंने, पेज तो बदला ही नहीं। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट चलें। ओके हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये लो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है इसका जवाब, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 160 घंटे लगते हैं। समझे? तो पूरी भरने में, पूरी टंकी यदि भरी हो तो छेद को टंकी को कितने घंटे में खाली कर देना चाहिए। चलिए भैया कह रहा है कि एक पाइप मान लिया हमने ए है, वो 140 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और दूसरा पाइप मान लिया बी है, तली में छेद होने के कारण
टंकी को भरने में 160 घंटे लगते हैं, अधिक लगते हैं, है ना। तो अब अगर इनको देखा जाए तो एलसीएम देखो कितना आएगा, है ना। एलसीएम देखो कितना आएगा जल्दी से, ठीक है भाई, हाँ एलसीएम देख लीजिए। तो अब ये जो सवाल है आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना हो सकता है, एक बार गौर कर लीजिए। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए ना तो सीधे आपको 14 और 16 ऐसे लिखना है। अब ये 14 और 16 के खंड कर लेने हैं। कैसे करोगे, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। इसका मतलब भैया यहाँ पर अगर देखें तो 2 अधिकतम कितनी बार आएगा, यानी 8 दूनी 16 सत्ते 112, है ना, 112 जीरो तो आपका रहेगा ही भाई। 16 तो ये लिया ना, 8 दूनी 16 सत्ते 112, एक जीरो ये आ गया। अब इसको अगर 14 से काटते हैं तो कट जाएगा, है ना, 14 अट्ठे 112, ठीक है 8 बार में, और 160 से काटेंगे तो 16 सत्ते 112। अब यहाँ पर अगर दोनों को देखें टोटल, समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ वही समझिएगा, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस जीरो को हटा दिया, 14 16 का एलसीएम लिया, तो 14 16 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 112 आ गया ना। 14, जब भी आपका ऐसी कंडीशन कभी बने ना तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है भाई। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको पहले अलग ही कर लेना है, तभी आप एलसीएम ले पाओगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 14 और 16 का एलसीएम लिया तो 112 आता है, और फिर जब जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो यहाँ भी लगा दो, जब जीरो यहाँ भी लगाओगे तो 1120 हो जाएगा। अब जब 140 से इसको डिवाइड करोगे आप, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये 8 बार में ही जाएगा, 16 से डिवाइड करोगे जीरो कट जाएगा तो 7 बार में ही जाएगा। अब ये 7 अधिक लगते नहीं, 8 से अगर 7 अधिक लगते हैं तो 1 की यूनिट ही पानी तो जा रहा है उसमें, और जब 1120 घंटे में 1 यूनिट पानी जाएगा तो 1120 घंटे लगेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 1120। कहानी ख़त्म, समझे, क्लियर, समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको बताइएगा, तो इसको बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन इजी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि यदि 8A51 यानी 8A5146B को 88 से विभाज्य है तो B - A का मान क्या होगा। 88 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी फ्रेंड्स, ये बताइए। जब वो संख्या 11 से डिवाइड होगी और वो संख्या 8 से डिवाइड होगी, तभी वो 88 से डिवाइड होगी। तो 8 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि जब किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हों तो वो संख्या 8 से कट जाती है, ठीक है। और 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जब सम संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 आ जाए तो 11 से डिवाइड होती है। तो बस यही रूल हमको इसमें लगाना है। अगर इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है तो 4 और 6। अब यहाँ b की जगह ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 46 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 45, क्योंकि 8 छंग 48 हो जाता है, तो 8 45 6 बचता है। तो यहाँ अगर हम 4 रख देते हैं तो 8 8 64, यानी v की वैल्यू 100% कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि तभी ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। आप 4 रख के देखो, 3 अंक लास्ट के 8 से कटेंगे। अब 11 से डिवाइड करना है तो आप इनके अंकों को जोड़ो, देखो 8 5 13, 13 4 17 और 17 4 21, माइनस करो a और ये 1 के बाद ये 6 आएगा, 6 एक 7 प्लस a। अब a की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम कितना रखते हैं, एक बार जोड़ के देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 8 5, देखो मैं सम स्थानों को ले रहा हूँ, फिर से देखना एक बार। मैंने b का मान तो निकाल लिया, ठीक है। अब देखना 8 5 13, एक छोड़ के करना है, 13 4 17, 17 4 21। अब देखो 6 1 7, 6, है ना, एक छोड़ के तो लेना है, गड़बड़ तो नहीं कर दिया। फिर से देखो 8 5 13, 13 4 17 4 21,
6 एक 7 प्लस a, तो इसकी जगह क्या रखा जाए, a की जगह। अब बताओ a की जगह क्या रखा जाए, तो यहाँ पर आपको 14 रख देना है, तभी 0 होगा, है ना, तभी 0 हो जाएगा। अब या तो अगर 14 नहीं रखते हो तो और कुछ रख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर तभी डिवाइड होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे, तो यहाँ पर फिर इस एक और संख्या रख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर 11 बचे, इसको घटाने पर तो कितना 17 है ना, 17 और इसके बाद 11 6 रख सकते हैं। अगर 7 6 13 घटाते हैं ना 13, तो 13 7 20 होता है। यहाँ 8 रख देते हैं, अगर 8 रखते देखते हैं, छोटा से छोटा पहले रखते हैं, तो 8 7 15, तो यहाँ पर 7 रख देते हैं, एक बार 7 रख के देखते हैं। अगर 7 रखते हैं तो 7 7 14, 14 और 7 21 होता है, ठीक है। लेकिन हमको 11 लाना है यहाँ किसी भी तरह, तो भैया 11 अगर लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, ये देख लो। 21 में 11 लाने के लिए 10 माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 रख सकते हैं हम, क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तभी 11 आएगा। जब 3 रख सकते हैं तो b की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू है 3, जब घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम आंसर 1 आ जाएगा, और अधिकतम आंसर निकालना चाहो तो 14 रख सकते हो, अधिकतम आंसर वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको देख लेते हैं क्या पूछा है हमसे। तो आपका ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया है ना, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, चलो इसको लगाते हैं, ठीक है भाई। देखो आपको क्वेश्चन मतलब होना चाहिए, कहाँ से लिए गए हैं वो नहीं मतलब होना चाहिए, आपको लगाना आना चाहिए। सिखा रहा हूँ तो सीखो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक बॉड मॉस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बॉड मॉस का रूल क्या कहता है, बॉड मॉस का रूल क्या कहता है उसको समझिएगा। बॉड मॉस का रूल ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर ऑफ सॉल्व करिए, फिर डिवीज़न करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर ऐड करिए, लास्ट में घटाइए, सब्ट्रैक्शन करिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो रैखिक होता है, एक छोटा होता है, एक मंझिला होता है, एक बड़ा ब्रैकेट, ये 4 प्रकार के। तो रैखिक पहले सॉल्व होता है, फिर छोटा, फिर मंझिला और फिर बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर तो ये है नहीं रैखिक, तो छोटा कोष्टक सॉल्व होगा। तो छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 9 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई पहले होगा, तो 5 तियाँ 15, और जब इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो 1.5 आने वाला है, और जब 5 के साथ इसको ऐड करोगे तो 6.5 आ जाएगा। ये पूरा इतना सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6.5 आ जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व करने पर 6.5 आ जाएगा। अब आपको 11 अब ये ब्रैकेट हट गया, तो 11.5 में 6.5 को माइनस करना है, तो 0, और 11 में 6 गया 5, यानी कितना आंसर आया 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर। तो इस प्रश्न का जवाब कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कोई स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये हो गया आपका, ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें क्वेश्चन समझिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पहिए का व्यास 1.33 मीटर है, 380 चक्करों में यह पहिए कितनी दूरी तय करेगा। चलिए भाई, जब भी ऐसा पूछा जाना तो आपको सिर्फ क्या करना है, 2πr परिधि और चक्करों की संख्या लेनी है, और ये आपका दूरी निकल के आ जाएगा। तो 2 गुणे 22/7 पाई का मान रख दो। आर रेडियस इसका कितना आधा होगा, तो 1.33
बटा 2, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, गुणे n की वैल्यू कितनी है 380, ठीक 380। चलिए ये 0 से 0 काट दो, अब यहाँ से 2 से ये 2 काट दो, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पर 7 से काट सकते हो उसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 9 63, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणा कराना है, तो आपको 22 गुणा 19 गुणा 38 इनका गुणा करा दो, और एक जो ये 0 बचा है मतलब 1 10 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे जब भी आपको परिधि दी मतलब व्यास दिया, चक्कर की संख्या दी है, तो पहिए की दूरी पूछे तो हमेशा 2 पाई r गुणे n करेंगे, क्योंकि इतनी ही दूरी चलता है वो, टोटल जितने चक्कर लगाता है वो पूरी दूरी उससे पता चल जाती है। इसमें क्वेश्चन आपका रोलर वाला पूछा जा सकता है, रोलर वाला, ठीक है, रोलर कितने चक्कर लगाता है, इतनी परिमाप को करता है, उससे वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर, आगे चलें। और ऐसे हम लोग कितने टेस्ट करने वाले हैं, ऐसे हम लोग 10 मॉक करने वाले हैं, और 10 मॉक करेंगे जिसमें से 40 में 40 नंबर आपको 100% की गारंटी के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको ये थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस से है, इसको देखिएगा। प्रॉफिट लॉस से क्या क्वेश्चन है, कह गए एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है, वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर और दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ हो ना तो हानि हुई है, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बस निकाल लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर उसने कहा है कि भैया हमने पहली पुस्तक को 20% के प्रॉफिट पर भेजा, दूसरे को 10% की हानि पर भेजा है, और ओवरऑल ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुई है, तो यहाँ तो ये 20 आ गया, परसेंटेज हट गया, और यहाँ पर ये 10 आ गया, परसेंटेज हट गया। तो रेशियो क्या बना 1:2, और नीचे जो भी आता है ये हमारा CP होता है, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। तो ये दोनों का जोड़ 3 है, और हमारे हिसाब से दिया भी कितना है 300। इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 100 गुना ज़्यादा है। तो पहली वस्तु उसने क्या पूछा है कि तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली वस्तु को अगर हमने इससे 100 गुना ज़्यादा पर खरीदा है, मतलब 100 रुपये तो हमारा CP हो गया पहली वस्तु का, और हम पहली वस्तु को 20% ज़्यादा में बेच रहे हैं ना, 20% ज़्यादा, तो 100 का 20% कितना होगा 120, यानी रेट पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो CP कितना हो जाएगा 120, यानी 20% आपका SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और अगर दूसरी वस्तु का पूछता ना, तो उसमें 200 रुपये तो हमारा CP था, लेकिन 10% का लॉस हो रहा था, 10% हटा देते मतलब 90, मतलब वो आ जाता हमारा 180 रुपये, ठीक है, दूसरा वाला। लेकिन पहला वाला पूछा है तो 120 आ जाएगा। क्लियर, एलिगेशन लगाना है, बहुत ही आसान हो जाता है, और नीचे जो आता है वो CP आता है, ये ज़रूर याद रखेंगे, कहीं विक्रय मूल्य से तुलना करने लगे, ठीक है। नीचे CP आता है, और CP को CP से तुलना कर दीजिए, और जैसे ही CP से तुलना करेंगे आपका आंसर आपके सामने CP निकल के आ जाएगा, और पहली वस्तु को जितने लाभ पे बेचा उतना लाभ उसमें प्रॉफिट निकाल के जोड़ दीजिए। या तो अगर 100 का तो 20% 20 ही होता है, इसलिए मैंने 120 कर दिया डायरेक्ट, और आप अगर यहाँ कुछ और वैल्यू दूँ तो उसका 20% निकाल लो, उसमें ऐड कर दो, आपका SP आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट चलें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो इसको देख लेते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कहा कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई राशि पर साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक है, तो उधार ली गई राशि क्या है। बहुत ही आसान है, 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में लिया गया धन, ये हो गया 4 पंचे 20, 4 ने 36 और 37 38, यानी 38% ब्याज यहाँ मिल रहा है। जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुणा कराने पर हट जाएगा। अब यहाँ पर अगला 12.5% पर दे रहा है, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3, 37.5।
तो 37.5 और 38 में उसने कहा है दोनों पर ब्याज जो है 225 रुपये अधिक मिलता है, ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक मिलता है। तो चलिए देखते हैं भाई अगर कितना अधिक हमारे हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से है, ये देख लो। तो अगर 38 में हम 37.5 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, 18 8 में से 7 गया 1 आएगा, यानी 1.5 ही तो ज़्यादा है बस। तो 1.5 ज़्यादा है, तो अब आपको पता हो गया कि भाई हमने कैसे निकाला। तो 1.5 हमारा क्या है, रेट प्रतिशत में एक्स्ट्रा है, और इसके बाद ये कितना है 225 अधिक है, दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, 1% की वैल्यू निकाल लो। तो 15 हम 225 होता है, 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी काट सकते हैं, 15 कम 15 और यहाँ पर कितना बचा है 5 7 15 75, यानी 15 हम 225 होता है, 150 आ गया। अब उसने कहा उधार ली गई राशि बताओ। अब भैया 150 तो 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 15,000। तो राशि कितनी उधार ली गई थी 15,000 रुपये ली गई थी। ठीक है, क्लियर, मतलब 4 का गुणा इसमें कराना है और 3 का गुणा इसमें कराना है, और फिर इन दोनों का अंतर देखना है। जितना भी अंतर आए उसको 225 के बराबर करना है, 1.5 पाएगा और 225 के बराबर करोगे दशमलव हटेगा, इधर 0 बढ़ेगा, 15 से काटोगे 15 हम 225, 150 आएगा। 150 हमारा 1% की वैल्यू आएगी, तो 100% की वैल्यू 100 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा 15,000 आएगा। क्लियर, समझ में आया? आगे चलें, चलो अगला सवाल, एक ही सवाल और लास्ट में है, फिर आज फीडबैक दीजिएगा कि मॉक टेस्ट कैसा है, तो हम आपको पूरे सवाल लेकर आएंगे आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये रहा, जल्दी से इसका क्लियर करिए, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आपके सामने कि 60 छात्रों के परिणाम का जो औसत है बहुत ही आसान है। 60 छात्रों का परिणाम औसत कितना है 38, तो 60 गुणे 38 कर दो, 6 48 की 8, 36 18 4 22। ठीक है, 2280 हो गया। अब कह रहे 22 छात्रों का औसत 36 है, तो 22 गुणे 36 कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। फिर आगे कह रहा है 32 छात्रों का अवशेष मतलब 36 का 32 है, रुक जाइए, 22 का 36 है और 32 का 32 है, तो 32 गुणे 32 कर लो। अब ये बताना इसका मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, इस 32 गुणे 32 और 22 गुणे 36 इन दोनों का करके यहाँ पर कितना 22 और यहाँ पर कितना 32, तो 22 और 32 अगर जोड़ते हैं तो कितने छात्र होते हैं 2 2 4 और 3 2 5, 54 ही तो होते हैं। तो 6 शेष बच जाएंगे हमारे पास, शेष का पूछा है 6 शेष बचेंगे, तो इन दोनों का जो योग आए, इन दोनों का गुणन का जो योग आए उसको 2280 से घटा देना है। ठीक है, 2280 से घटा देना और 6 से डिवाइड कर देना, आपका शेष का औसत परिणाम पता चल जाएगा। क्लियर, कर पाओगे ना? अब इतना आसान तो कर पाओगे, नहीं तो पुलिस की तैयारी भी करना तुम्हारे लिए बेकार है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर बताना कमेंट करके। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो हो गया यार, है ना। चलो ये अगर हो गया तो इसको हटा देते हैं, अगला देखते हैं। फिर ये हो गया, तो अगर ये हो गया हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा, इसको बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी स्क्रीन पर है और ये हम करवाएंगे नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब ये आप लोग को HW में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। और देख लीजिएगा, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर मूल्य पर बेचता है, वो इसी वस्तु को 192.20 रुपये में अधिक बेचे तो 15% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इसको आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा हम ही बता देते हैं भाई, क्यों परेशान हो आप हम ही बता देते हैं, क्योंकि परेशान मैं थोड़ा दूसरा सवाल दे दूंगा आपको। चलिए देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई वस्तु हम CP मतलब खरीदते और उसने कहा कि उसे 16 रुपये कम में मूल्य पर बेचा होता। ठीक है, उसने कहा एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता, तो अगर 16 रुपये कम पर बेचता तो SP का मतलब है 16 रुपये कम में मतलब है 84 में बेचता, जाहिर सी बात है ना। अब क्या, यदि वह वस्तु को इतने रुपए अधिक में बेचता, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 192.20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% लाभ होता, मतलब 15% लाभ मतलब 115। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है 84 और 115 का,
तो अगर 115 और 84 में डिफरेंट देखें तो यहाँ पर 1 आएगा और 11 में से 8 गया 3 आएगा। 31 का है और 31% की वैल्यू कितनी दी है? 192.20 दी है। तो 31 से अगर इसको डिवाइड करते हैं ना दोस्त, तो 31 से काट दो तो कितनी बार में जाएगा? 31 से काटने पर तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, 31 से डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा इसको देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 2 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 3 त्रिकोण 9, 93 हो जाएगा, 4 3 3 6, 6 कम 6 36 18, 6 कम 6 36 18, 186, 6 बार ले जाओ है ना, 186 हो जाएगा। अब 186 4 2 6 बचा 62, 31 दूनी 62.2, 6.2 आ जाएगा। अब उसको चाहिए क्या? वस्तु का क्रय मूल्य। तो 6.2 में 100 का गुणा करा दो। जब 6.2 में 100 का मल्टीप्लाई होगा ना दोस्त, तो हमारे पास 620 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 620 रुपये आंसर आ जाएगा। 31 से डिवाइड करना 192.20 को, आपका 6.2 आएगा और 6.2 आ जाएगा तो 6.2 को 100 से गुणा करा देना, 620 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो आ जाएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है? अब नहीं बताऊंगा अब मत उम्मीद रखना, ठीक है? हाँ, अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, चलिएगा इसको बताइएगा। चलो अच्छा, मैं इसको ही बता देता हूँ यार, सर कह बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, बार बार बता ही रहे हैं। तो चलो देखो हम बता देते हैं, कठिन है थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट भी समझना होता है, ऐसे नहीं। कह रहे स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा बताओ, अगर स्थिर जल में मान लो ये हमारा पानी है, ठीक है, पानी है, और पानी की ओर अगर कोई नाव, ये मान लो इधर ये नाव चल रही है इधर की ओर, और इधर ही की ओर मान लो पानी चल रहा है, तो जब नाव और पानी दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो भाई पानी तो नाव को सपोर्ट करेगा ना, तो बोर्ड प्लस स्ट्रीम की चाल होती है। और जब जल की बहाव इधर की ओर हो और नाव इधर की ओर जा रही हो तो उसमें बोर्ड माइनस स्ट्रीम होता है, क्योंकि उसमें पानी का बहाव नाव के विरुद्ध होता है, नाव को रोकने का प्रयास करता है। तो जब नाव धारा के विपरीत दिशा में होगी तो बोर्ड माइनस इस मतलब नाव माइनस स्ट्रीम, यानी नाव की चाल माइनस धारा की चाल। लेकिन जब एक ही दिशा में होंगी तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, और जब विपरीत दिशा में होंगी तो ये घट जाएंगी। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। चलिए अब इसके बाद अब इसको हम समझाते हैं, ध्यान से समझो। कह रहे स्थिर जल में, यानी बोर्ड की चाल हमको दी है, धारा की नहीं दी, तो धारा की आपको मानना पड़ेगा कि भैया धारा की हम x मान लेते हैं, ठीक है? तो दूरी कितनी चलनी है? 150 किलोमीटर की। अब इसको हम चलेंगे तो शांत जल में 20 + x यानी जुड़ जाएगा। अगर विपरीत में हम चलते हैं उतनी ही दूरी को, 150 की ही दूरी को, तो 20 - x से चलेंगे, तो टोटल कितने घंटे लगने हैं? 16 घंटे लगने हैं। अब ये काम करना, इन दोनों का एलसीएम सेम होगा, 150 कॉमन ले लेना, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 150 अगर इधर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, मैं बता देता हूँ, और यहाँ पर ये हो जाएगा a² - b², तो 400 और माइनस में x², ठीक है? अब ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, x कट जाएगा, 20 20 40, 40 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि x से कट जाएगा ना, इधर जाएगा ये वाला, इधर जाएगा ये वाला, ये x कट जाएगा, 20 20 40, तो ये जो बचा है उसको मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। अब आपने क्या किया है, 150 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर आपका 40 बच गया है, नीचे आया है 400 माइनस का x² बराबर में 16। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणा करा देना है। अब ये जब गुणा करें, देखो यहाँ से 4 से काट दो, 4 चौको 16 और 4 से ये 10 बार में कट गया, कोई दिक्कत? तो ये 1500 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1500 ये इधर गुणा हो जाएगा इसका, 4 चौको 1600 और माइनस का 4x²। अब इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 100 का अंतर है, और 100 को जब इस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार, और 25 किसका वर्गमूल होगा? तो क्योंकि x², हमको x का मान चाहिए, तो 5 का होगा। तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं आपको ये वाला सवाल दे देता हूँ। और ये तो हो गया यार, कहाँ गया? फिर अगला सवाल देख लेते हैं।
अब आपको होमवर्क दूंगा मैं, अब नहीं बताऊंगा। अभी भी कहोगे कि नहीं बताओगे आप, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये लो, अब ये अब रेलगाड़ी का क्वेश्चन आपको करना है। ये आपका रहेगा HW। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आप कमेंट करके बताइएगा, जो बताएगा उसका नाम हम स्क्रीन पर ज़रूर लिखेंगे कल, ठीक है। और कैसी रही क्लास, लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इसमें रेलवे से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलेंगी और यूपी पुलिस से संबंधित सारी जानकारियाँ, जो भी न्यू वैकेंसी आएगी उसकी भी जानकारियाँ इसमें दी जाएंगी। और बहुत ही जल्द हमारे साथ एक SI जुड़ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। SI सब इंस्पेक्टर हैं जो, और आपके लिए बहुत बेहतरीन रीजनिंग के सवाल वो आपको करवाएंगे, रीजनिंग और हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए ओके भाई, क्लियर है सबका। चलो हम लोग अब जो है मिलते हैं कल अपने टाइम पर। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी वर्दी को, सपनों का साकार कीजिए वर्दी पा करके, ठीक है। GD में लग जाइए, और नए हैं तो आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।